बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अरे मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, अरे टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने मैं एजे अशोक आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का सेशन जो है फिर से रीट स्पेशल मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। पिछला सेशन जो था वो भी रीट स्पेशल था, उसमें हमने सिमिली तथा मेटाफर पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन तथा अलिट्रेशन। जी हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर गया हूँ पर्सोनिफिकेशन तथा अलिट्रेशन। दोस्तों अभी जो मैंने बात कही बहुत ही सटीकता से आप पर भी लागू होती है, हम सभी पर लागू होती है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। जी हाँ, हमेशा इंसान जो है अपने बेटरमेंट के लिए ही आगे बात करता रहता है, तरक्की के रास्ते नए नए ढूंढता ही रहता है। तो आप में भी वैसे ही कुछ ललक होनी चाहिए और मैंने भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही प्रयास किया कि बेहतर से बेहतर मैंने करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या है आज की सेशन में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन जो है एक्चुअली में ये शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द प्रोसोपोपिया से लिया गया है। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोसोपोपिया। जी हाँ, प्रोसोपोपिया। अब ये प्रोसोपोपिया शब्द जो है इसका मतलब होता है पर्सन या फेस, अर्थात व्यक्ति या चेहरा। व्यक्ति या चेहरा इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरल इसका मीनिंग होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है। हालांकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो है अभी तक रीट में पूछे नहीं गए, लेकिन फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि क्या पता ऐसा पूछ लिया जाए कि पर्सोनिफिकेशन शब्द जो है कौन सी भाषा का शब्द है और इसका रूट वर्ड क्या है। तो ये प्रोसोपोपिया है। प्रोसोपोपिया का मतलब क्या होता है? पर्सन या फेस होता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम पर्सोनिफिकेशन शब्द की हिंदी में बात करें, यदि आप हिंदी साहित्य से ताल्लुक रखते हैं तो आपने मानवीयकरण, जी हाँ मानवीयकरण जो अलंकार है ये आपने जरूर पढ़ा होगा। तो पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण। जी हाँ, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको। मानवीयकरण। तो आगे देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which either an inanimate object, inanimate object का मतलब होता है निर्जीव वस्तु, और an abstract concept, abstract का मतलब होता है अमूर्त और concept का अर्थ विचार, is spoken of as though it were endowed with, endowed with का मतलब होता है गुणों से संपन्न, with life और with human attributes और feelings। एक बार फिर से अच्छे से आप समझिएगा इस चीज को कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अलंकार होता है। अलंकार का मतलब होता है भाषा को सजाने वाले, ठीक है, जो अपन काम में लेते हैं डिवाइसेस, उनको अपन अलंकार कहते हैं। जैसे आप इसको यूँ समझ लीजिए, जैसे कोई शादी में दूल्हा या दुल्हन जो है, ठीक है, बहुत ही सज संवर करके बैठते हैं। नॉर्मली एक उनका एक अलग रूप होता है आम दिनों में, और उस खास दिन के ऊपर उनका रंग रूप जो है थोड़ा निखरा हुआ होता है, बहुत सारे आभूषण अलंकार उन्होंने धारण किए होते हैं। उसी प्रकार से हम एक आम भाषा का प्रयोग करते हैं और दूसरा होता है किसी अलंकृत भाषा का प्रयोग करना। तब अलंकृत भाषा जो है बहुत ही आपको अच्छी लगती है, बहुत ही मन को लुभाने वाली लगती है। तो इसी के लिए अपन क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच को हम काम में लेते हैं दोस्तों। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जिसमें आइदर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जहां पर क्या किया जाता है, या तो कोई निर्जीव वस्तु या फिर किसी अमूर्त विचार के बारे में बात करी जाती है। इज स्पोकन ऑफ, इस प्रकार से बात करी जाती है एज दो इट वर एंडाउड विद लाइफ, मानो कि वो जीवन से परिपूर्ण हो, अर्थात उन्हें सजीव के समान माना जाता है, उन्हें मनुष्य के समकक्ष रखा जाता है। समझ गए आप? तो किसी अमूर्त को, अमूर्त विचार को या किसी निर्जीव वस्तु को एक इंसान के सदृश रखना, एक मानव के सदृश रखना, मानव के समान उसमें जो मानव के जो गुण होते हैं उनको उसमें देखना ही क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। और विद ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स का अर्थ होता है मानवीय गुण और फीलिंग्स, या फिर उसमें मानवीय भावनाएं। तो एक बार फिर से देखिएगा, पर्सोनिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? यदि हम किसी निर्जीव वस्तु
या अमूर्त विचार में जीवन को देखने लगे, उसे मानव के सदृश रखने लगे, उसमें मानवीय गुणों को देखने लगे, मानवीय भावनाओं को देखने लगे, तब यह क्या कहलाता है? मानवीयकरण कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूं ये हवा मुझसे कह रही है, जी हां, फिर से सुनिएगा, ये हवा मुझसे कह रही है, ठीक है। क्या हवा कहती है? क्या कुछ बोलती है? क्या ये बोलने का काम तो किसका है? इंसान का है, ठीक है। मैं से यहां पर जैसे ऐसे कहूं कि आसमान आज रो रहा है, आसमान आज रो रहा है, अब उसके अर्थ में मत जाइएगा। अब क्या वाकई में आसमान रोता है? क्या नहीं, ठीक है। रोना जो है, वीपिंग या क्राइंग जो एट्रीब्यूट है, ये कि ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ठीक है। लेकिन हमने इसको एसोसिएट कर दिया किसके साथ? आसमान के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं? अभी हम आसमान को एक इंसानी गुण के साथ देख रहे हैं, अर्थात हमने उसे इंसानी गुण दे दिया है, ठीक है, उसे इंसान के सदृश रख करके हम देख रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, अर्थात मानवीयकरण। तो आगे देखते हैं दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन चीजों को, इन विच, जहां पर अ थिंग, एक फिगर ऑफ स्पीच जहां पर किसी वस्तु, एन आइडिया, कोई विचार, और एन एनिमल या फिर कोई जानवर जो है, इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, इन्हें क्या दिया जाता है? मानवीय गुण दिए जाते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, कारें हैं लेकिन इंसानों की सदृश है, दिखाई दे रही हैं, जैसे आपस में बातचीत कर रही हूं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, नॉन ह्यूमन यानी जो मनुष्य नहीं है, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स अर्थात निर्जीव वस्तुएं, आर पोर्ट्रेड इन सच ए वे दैट वी फील दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। नॉन ह्यूमन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनके साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं मानो यो लगता हो कि इन्हें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स मिल गए, ये मानव बन गए हों। तो इतना सा आपको याद रखना है, जो नॉन या इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं या नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको जब अपन मानवीय गुण बख्श दें, अर्थात ऐसे वो कार्य जो सिर्फ मानव कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता हो, वो यदि कार्य हम उन्हें बख्श दें, उनके हम बीच में देखने लग जाएं, तो आप मान लीजिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मानवीयकरण अर्थात पर्सोनिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा, द स्काई वीप्स, एग्जाम्पल देखिएगा, यहां तस्वीर में देखिएगा, आसमान रोते हुए, आपको एक कार्टून दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअल में आसमान रोता है? नहीं। हाँ, आसमान से बारिश जरूर होती है, ठीक है, हम बात उसी की कर रहे हैं, लेकिन हमने जो कहा है वो क्या है कि आसमान रो रहा है। द स्काई वीप्स, हियर द स्काई इज गिवन द एबिलिटी टू क्राई, यहां पर आसमान को एबिलिटी टू क्राई, रोने की जो काबिलियत है, ठीक है, विच इज ए ह्यूमन क्वालिटी, जो कि अपने आप में क्या है कि ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक है, ये हमने इसमें देखी है। वी कैन से दैट द स्काई हैज बीन पर्सोनिफाइड, तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहां पर आसमान को, ठीक है, स्काई को क्या किया गया? पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर लिए गए हैं, ठीक है, और यहां इन एग्जाम्पल्स के जरिए, इनको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है, कि जब भी एग्जाम में पर्सोनिफिकेशन का कोई प्रश्न आता है, तो जो शब्द वाक्य में दिया गया है, जिसे पर्सोनिफाइड किया गया है, जिसका मानवीकरण किया गया है, तो इंग्लिश में उसका प्रथम अक्षर, द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ दैट पर्सोनिफाइड वर्ड वुड बी डेफिनेटली कैपिटल, अर्थात जिस शब्द का मानवीकरण किया गया है उसका प्रथम अक्षर आपको कैपिटल के रूप में मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आप अपने आप पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल, आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल क्या है, ठीक है, इंग्लिश विद अशोक जांगेड़, आप वहां से इसका पीडीएफ लेकर के आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं। देखिएगा, पहला एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, कि अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर जो है दरवाजा जरूर खटखटाता है लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक बार। तो देखिएगा, अपॉर्चुनिटी का ओ यहां पर कैपिटल किया गया है। अब अवसर ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, अमूर्त विचार है अवसर, और ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार से इसे चित्रित किया गया मानो कि ये कोई व्यक्ति हो जो कि कोई दरवाजा खटखटाता सिर्फ एक बार। समझ आ रहा है आपको? ठीक है,
एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ये आपने जरूर पढ़ा होगा कि अनुभव सबसे बेहतरीन अध्यापक होता है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का ई यहां पर कैपिटल है, ठीक है। दूसरा, अनुभव को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो कि क्या करता हो, अध्यापन का कार्य कराता हो, बहुत बेहतरीन अध्यापन करवाता हो। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये भी क्या आपका पर्सोनिफिकेशन है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर टाइम एंड टाइड, टाइड का आपको टी कैपिटल करना है, यहां पे गलती से ये स्मॉल रह गया है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर रन, टाइम समय एंड टाइड तूफान वेट्स फॉर रन, कभी किसी का इंतजार नहीं करते। मान लो दो व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, का तो टाइम है, दूसरे का टाइड है, वो कभी किसी का इंतजार नहीं करते हैं। इस तरह से चित्रित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका पर्सोनिफिकेशन। और अभी एक कुछ और एग्जांपल्स यहां पर दे रखे हैं, आप इनको बाद में देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे अलिट्रेशन की तरफ। जी हाँ, अलिट्रेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं इसको? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनुप्रास अलंकार इसे कहा जाता है। अनुप्रास और दोस्तों ये साउंड से जुड़ा हुआ फिगर ऑफ स्पीच है। जी हां, किससे जुड़ा हुआ है? साउंड से, अर्थात ध्वनि से जुड़ा हुआ फिगर ऑफ स्पीच है। तो अल्ट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ साउंड इन द क्लोजली एसोसिएटेड या क्लोजली सिचुएटेड वर्ड्स, ठीक है। नजदीकी शब्दों में एक ही ध्वनि की बार बार पुनरावृत्ति जो है वो क्या कहलाती है? जी हाँ, अनुप्रास अलंकार अर्थात अलिट्रेशन कहलाता है। तो अलिट्रेशन इन प्रोसोडी, प्रोसोडी का मतलब होता है छंद शास्त्र। जी हाँ, इसको अपन क्या कहेंगे? छंद शास्त्र। द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। यहां पर दो चीजें हैं, वर्ड्स दे रखा है और स्ट्रेस्ड सिलेबल दे रखा है। तो शब्दों के प्रारंभ में या स्ट्रेस्ड सिलेबल्स जहां आते हो, उन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स के रूप में जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता हो तो हम उसे क्या कहते हैं? अलिट्रेशन कहते हैं। समटाइम्स द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल वोवल साउंड्स, ध्यान देंगे, पहले कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात थी, ठीक है, और अभी किसकी बात चल रही है? वोवल साउंड्स की। तब इसे हेड राइम या इनिशियल राइम कहा जाता है, इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अलिट्रेशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि शब्दों के प्रारंभ में वोवल साउंड जो है, जी हाँ, इनिशियल वोवल साउंड जो है उसकी भी बार बार क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, तब इसे अलिट्रेशन कहा जाता है। तब इस प्रकार के अलिट्रेशन को हेड राइम या इनिशियल राइम नाम दिया जाता है। कुल मिलाकर के आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगल बगल में स्थित जो शब्द है उनकी जो प्रारंभिक ध्वनि जो है वो यदि बार बार रिपीट होती हो तो उस फ्रेज में, उस क्लोज में, सेंटेंस में किसका प्रयोग हुआ है? वहां पर अलिट्रेशन अर्थात अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। एज ए पोएटिक डिवाइस इट इज ऑफन डिस्कस्ड विद असोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। पोएटिक डिवाइस के रूप में यदि हम जब इसकी चर्चा करते हैं तब इसके साथ में असोनेंस तथा कॉन्सोनेंस, इन दो शब्दों का जिक्र जरूर आता है। रीट वाले विद्यार्थी जो हैं यहाँ पर थोड़े से चौकस हो ही गए होंगे क्योंकि उनके सिलेबस में असोनेंस भी दिया गया है। जी हाँ, असोनेंस भी यहाँ पर दिया गया है। तो बिल्कुल हम इसकी आगे जैसे बढ़ेंगे तो बात करेंगे। फिलहाल अलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल देखिएगा, और एग्जाम्पल मैंने लिया है मैकबेथ। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, जहाँ पर विचेस मिलती हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या वार्तालाप होता है, तो वहाँ से मैंने ये एक उनकी वार्तालाप का अंश जो है उठाया है। देखिएगा, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। यहाँ पर फेयर एफ रिपीट हो रहा है, फे का साउंड रिपीट हो रहा है, फॉल में भी फे का साउंड आ रहा है, एंड फॉल इज फेयर, और यहाँ पर भी फ का साउंड रिपीट हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अलिट्रेशन जो है इसका संबंध साउंड से है न कि लेटर से है, ठीक है। तो यहां पर फ साउंड है जिसका रिपीटेशन बार बार क्लोजली या अप्रॉक्सिमेटली सिचुएटेड वर्ड्स में यहां पर बार बार हो रहा है। हाउएवर थ्रू द फॉग एंड फिल्थी एयर,
यहां पर फॉग और फिल्दी में भी फे का साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में अल्ट्रेशन का प्रयोग हुआ है। पहचानना बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। अब अल्ट्रेशन शब्द कहां से आया, थोड़ी सी अपन इसकी बात कर लेते हैं। तो अल्ट्रेशन इज फ्रॉम द लेटिन वर्ड लिटेरा। लेटिन वर्ड है ये, लेटिन वर्ड लिटेरा, LITTERA, मीनिंग लेटर ऑफ द अल्फाबेट। लेटिन शब्द है लिटेरा, जिसका अर्थ होता है लेटर ऑफ द अल्फाबेट, अर्थात अल्फाबेट का कोई लेटर। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थात लिटरल मीनिंग है। It was first coined in a Latin dialogue by the Italian humanist. Italian humanist थे Giovanni Pontano in the 15th century। उनका कोई लेटिन भाषा कोई डायलॉग था, सबसे पहले ये शब्द जो है वहां पे काम में लिया गया था, इन्हीं के द्वारा इस टर्म को, ठीक है, काम में लिया गया था। अलिट्रेशन किसकी बात करें, ठीक है, इस लेटिन भाषा की बात करें तो 15वीं सदी में उनके यहाँ हुआ था। लेकिन यदि हम हिंदी की बात करने लग जाए, हिंदी लिटरेचर की बात करने लग जाए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार के लिए हम ये बात नहीं कहेंगे। ध्यान रखिएगा, हिंदी लिटरेचर जो है, हिंदी साहित्य जो काफी पुराना है, इंग्लिश लिटरेचर से भी काफी समृद्ध है, काफी पुराना है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में बात नहीं कही जा रही है। हम यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर 1500वीं सदी की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अलिट्रेशन इज यूज्ड पोएटिकली इन वेरियस लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में अल्ट्रेशन का प्रयोग जो है काव्यात्मक रूप से बहुत सारी भाषाओं में किया जाता है, इंक्लूडिंग अरबिक, आयरिश, जर्मन, मंगोलियन, हंगेरियन, सोमाली, फिनिश, आइलैंडिक, इवन हिंदी भाषा में भी हम इसे काम में लेते हैं। ठीक है, और इसी से मजेदार कुछ टंग ट्विस्टर जो खेल हैं वो भी जुड़े हुए दोस्तों। जी हाँ, टंग ट्विस्टर्स आपने जरूर सुने होंगे, ट्राई भी किया होगा आपने। ठीक है, जैसे आपने बिल्कुल ये कुछ डायलॉग्स के रूप में काम में आते हैं मूवीज में, या फिर कुछ प्रैंक्स करने के लिए काम में आते हैं, शरारत करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, कुछ मज़ेदार खेल बनाने के लिए काम में आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पर च साउंड देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ऐसे आपने खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इस प्रकार से यहाँ पर ख साउंड जो है रिपीट हुआ है बार बार। तो ये क्या है, यहाँ पर टंग ट्विस्टर है। जी हाँ, टंग ट्विस्टर, जहाँ पर जुबान थोड़ी इनको बोलने में थोड़ी मुड़ती है। ठीक है, जीभ इनको अच्छे से बोल नहीं पाती है और हम अटक जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपने कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ठीक है, इसका डायलॉग जो है अमिताभ बच्चन के मुंह से जरूर सुना होगा। वो भी क्या है, टंग ट्विस्टर है। तो जितने भी ये टंग ट्विस्टर्स होते हैं इसमें अल्ट्रेशन का ही यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब अल्ट्रेशन जो है पोइट्री में भी काम में आता है, ठीक है, प्रोज में भी काम में आता है, ठीक है, ड्रामा में भी काम में आता है, हर कहीं पर इसको काम में लिया जाता है। इवन बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है या लीडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्पीचेस में भी इन्हें काम में लेते हैं। यदि आप इस पर नेट पे सर्फ करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें भी बहुत सी इंटरेस्टिंग मिल जाएंगी। ठीक है, तो अपनी हिंदी जो है अर्थात हिंदी लिटरेचर जो है वो भी अनुप्रास अलंकार से अछूता नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको इसमें उदाहरण जो है देखने को मिल ही जाएंगे दोस्तों। खैर, दुनिया भर की बहुत सारी भाषाओं में अल्ट्रेशन को काम में लिया जाता है, ये हमने यहां पर तक देखा है। अब आगे देखेंगे कि अल्ट्रेशन के बारे में और क्या क्या चीजें हैं। अल्ट्रेशन इज मोस्ट कॉमन इन पोएम्स, पोएम्स में तो यूज होता ही होता है, दो इट कैन बी फाउंड इन प्रोज एंड ड्रामा एज वेल। तो प्रोज और ड्रामा भी ये पाया जाता है। इट इज ऑफन यूज इन द रियल वर्ल्ड इन थिंग्स लाइक नर्सरी राइम्स। हमारी जो रियल वर्ल्ड है उसमें भी मिलता है, बच्चों की नर्सरी राइम में मिलता है, फेमस स्पीचेज हैं एंड एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स हैं, वहां पर भी ये आपको देखने को मिल ही जाता है दोस्तों। नोट दैट अलिट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन द बिगिनिंग साउंड एंड नॉट द बिगिनिंग लेटर। ध्यान दीजिएगा कि अल्ट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, शुरुआती ध्वनि पर निर्भर करता है, न कि शुरुआती अक्षर पर। और ध्वनि और अक्षर में अंतर आप समझते ही हैं। तो अल्ट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, साउंड पर। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेटर पर। फॉर एग्जाम्पल, कैट इज नॉट अलिटरेटिव विद चॉइस। अब कैट के प्रारंभ में सी दे रखा है,
चॉइस के प्रारंभ में भी सी दे रखा है, लेकिन यहां पर साउंड किसका रखा है, च का, और यहां पर किसका रखा है, कै का। तो कैट और चॉइस जो आपस में अलिटरेटिव नहीं है, बट इज अलिटरेटिव विद किक। किक में के दे रखा है, लेकिन इसकी ध्वनि भी क्या है, क। तो कैट जो है किक के साथ अलिटरेटिव है, लेकिन चॉइस के साथ नहीं है। ठीक है, यहां पर सी और सी लेटर्स क्या है, सिमिलर है, लेकिन फिर भी अलिटरेटिव नहीं है। यहां पर सी है, यहां पर के है, लेटर्स क्या सेम नहीं है, फिर भी साउंड सेम है, इसलिए अलिटरेटिव है आपस में। तो ध्यान दीजिएगा, अलिटरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द बिगिनिंग साउंड, नॉट ऑन द बिगिनिंग लेटर। आगे देखिएगा, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं मैंने लिटरेचर से लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो टंग ट्विस्टर्स के रूप में जो खेल हैं वहां से लिए हैं, कुछ नर्सरी राइम से लिए हैं, आप समझ ही जाएंगे। यहां पे देखिएगा, दीज प्रिटी प्लीजर्स माइट मी मूव। यहां पे प्रिटी और प्लीजर्स पे जो ध्वनि है, साउंड है, उसका रिपीटिशन है माइट मी मूव। यहां पर मैं जो साउंड है उसका रिपीटिशन बार बार हुआ है। ठीक है, ये रिपीटिशन कम से कम 2 बार होना चाहिए, अधिकतम कितनी भी बार हो सकता है। ठीक है, कम से कम 2 बार रिपीटिशन होना चाहिए, अधिकतम कितनी भी बार हो सकता है। ठीक है, ये एन इम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड बाय सर वॉल्टर रेले के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जो कि इन्होंने द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, जो कि आपकी जी हाँ, एन इम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड बाय सर वॉल्टर रेले का है। ठीक है, तो इसमें प्रीटी प्लीजर्स में पै का साउंड रिपीट हुआ है, माइट मी मूव। ठीक है, यहां पर ये चीजें रिपीट हुई, मैं का साउंड जो है यहां पर रिपीट हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एलिस आंट एट एप्पल्स एंड अकोन्स अराउंड ऑगस्ट। यहां पर ए साउंड जो है, ठीक है, बार बार रिपीट हुआ है, यहां पर भी क्या है, अलिटरेशन है। समझ रहे हैं इस चीज को। इसी तरह से और भी खूब सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इनको पढ़ करके समझ पाएंगे। अब अंतिम तौर पर हमें यहां पर फर्क देखना है अलिटरेशन, असोनेंस तथा कॉन्सोनेंस में। यहां पर कहीं पर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस हैं, आप आराम से इस चीज को समझ पाएंगे दोस्तों। देखिएगा, अलिटरेशन, असोनेंस एंड कॉन्सोनेंस आर ऑल सिमिलर in that they contain repetition of certain sounds। repetition of certain sounds, अल्ट्रेशन, असोनेंस तथा कॉन्सोनेंस इस मायने में आपस में समान है, आपस में जुड़े हुए हैं कि तीनों के तीनों किससे जुड़े हुए हैं, रिपीटिशन ऑफ सर्टन साउंड से जुड़े हुए हैं। अर्थात किसी न किसी सर्टन साउंड का रिपीटिशन जो है इनमें होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं असोनेंस। तो असोनेंस रेफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। असोनेंस में क्या होगा, रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स। जी हाँ, वोवल साउंड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, अगल बगल में, आसपास के शब्दों में। ठीक है, जब कोई वोवल साउंड बार बार रिपीट हो रखा हो तो क्या है, बिल्कुल असोनेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सोनेंस की। तो कॉन्सोनेंस रेफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। यहां पर अगल बगल के शब्दों में किसका रिपीटिशन होना चाहिए, कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होना चाहिए, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का। वाइल दिस साउंड्स नियरली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का अर्थ होता है समान, टू द डेफिनेशन ऑफ अल्ट्रेशन। अब आप कहेंगे कि सर ये जो डेफिनेशन है अभी जो आपने दी है कि कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, तो ये बिल्कुल समान नजर आती है अलिटरेशन की डेफिनेशन के साथ में। तो अंतर क्या है, तो बिल्कुल अंतर भी देख लेते हैं। कॉन्सोनेंस कैन अकर एट एनी प्लेस इन द वर्ड। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंस जो है शब्द के किसी भी स्थान पर रिपीट हो सकता है, अर्थात शब्द के बिगिनिंग में रिपीट हो सकता है,
मिडल, शब्द के मिडल में रिपीट हो सकता है, और एंड या शब्द के एंड में भी रिपीट हो सकता है। लेकिन अलिट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर स्थित होता है? शब्द के प्रारंभ में। जी हां, शब्द के प्रारंभ में। इट ऑल्सो डज नॉट मैटर वेदर द सिलेबल्स आर स्ट्रेस्ड for the repetition of a consonant sound to count as consonants। जी हां, साथ में यह भी कहा गया है कि consonants जो है उसमें repetition of consonant तो है, ठीक है, अल्ट्रेशन में भी ये चीज आती है, लेकिन अल्ट्रेशन में क्या होता है? स्ट्रेस्ड सिलेबल पर होता है, कॉन्सोनेंट्स में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये भी अंतर आ गया। अल्ट्रेशन इज दस अ स्पेशल केस ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्ट्रेशन स्वयं क्या है? एक कॉन्सोनेंट्स का ही एक विशेष केस है, सिंस क्योंकि इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स और इन द बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रेस्ड सिलेबल। क्योंकि अल्ट्रेशन जो है वो सिर्फ कहां पर पाया जाता है? किसी शब्द के प्रारंभ में या किसी स्ट्रेस्ड सिलेबल के प्रारंभ में ही पाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस समझ में आया होगा। फिर से इसको एक आसान सी भाषा में आपके सामने रख देता हूं। असोनेंस का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड, ठीक है। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। यहां पर ये जो कॉन्सोनेंस की डेफिनेशन है अल्ट्रेशन से मिलती जुलती लगती है, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है कि अल्ट्रेशन केवल शब्द के प्रारंभ में ही पाया जाता है, जबकि कॉन्सोनेंट जो है शब्द के प्रारंभ में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। और एक और बात, इसे स्ट्रेस्ड सिलेबल की बैसाखी का सहारा भी नहीं चाहिए होता है, जबकि अल्ट्रेशन में स्ट्रेस्ड सिलेबल का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, यही मेरी उम्मीद है और मेरा विश्वास भी है, ठीक है। इसके अलावा ये जितना भी हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये एक पीडीएफ के रूप में आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा, ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ लिया है। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना जो ये टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद अशोक जांगेड़, तो आप वहाँ उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसकी पीडीएफ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपके लिए हाजिर होगी वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, बिल्कुल बेधड़क आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी राइम का एक वीडियो आना बाकी है। राइम का जब वीडियो आ जाएगा तो उसके बाद में सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन एंड राइम, इन सभी से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं उनका एक पीडीएफ जो फाइल जो है मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर वहाँ पर शेयर करूँगा आपके साथ में। तो बिल्कुल आप इसके लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। आपकी कुछ क्वेरीज हो पूछते रहिएगा। थैंक यू।